नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? बढ़िया। स्वागत है ललिता आपका। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहे हैं जिसने भारत की तीन महत्वपूर्ण शक्तियों को भारत के केंद्र में स्थित कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। आखिर वह कौन सी तीन शक्तियां थी जो इस कार्य के लिए प्रेरित हुए और कौन सा वह भारत का केंद्र बिंदु था जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक, बहुत शानदार, बहुत ही अट्रैक्टिव, पूरी कहानी के साथ पढ़ेंगे कि आखिरकार त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह क्या था। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, बहुत अच्छे से समझिएगा। तारा गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारत में अगर मैं बात करता हूं कि प्राचीन काल में केंद्र बिंदु क्या था, तो याद रखिएगा साहब, गिरि वज्र जो है वह केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसके बाद केंद्र बिंदु बना आपका पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य में उज्जैन जो है वह केंद्र बिंदु बन गया था। उसके बाद कन्नौज केंद्र बिंदु बना और कन्नौज के बाद जो केंद्र बिंदु बना वो दिल्ली रहा, जो हमेशा ही दिल्ली बना रहा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु होने के बाद में मेरे प्यारे साथियों, कन्नौज पर अधिकार को लेकर के भारत की तीन शक्तियां बड़ी मोटिवेट होती है, बड़ी प्रेरित होती है कि हाँ, हमें कन्नौज पर अधिकार करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कन्नौज पर अधिकार करने के माध्यम से भारत की केंद्रीय शक्ति पर अपना अधिकार करना। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बस ये बात याद रखना, ठीक है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, एक महत्वपूर्ण घटना। तो सबसे पहले इस घटना के कारण क्या थे? What was the reason behind the trilateral war? त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके कारण क्या थे? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सम्राट हर्षवर्धन का देहांत हो गया था? बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि सम्राट हर्षवर्धन जो है वह निसंतान था, यानी कि उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। जब उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं हुए तो उस वजह से उसका जो साम्राज्य था वह उसकी मृत्यु के बाद असहाय सा होने लगा, कोई कंट्रोलर नहीं रहा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो उसकी मृत्यु के बाद में हर व्यक्ति ये समझने लगा कि अब कन्नौज का माई बाप कौन हूं? मैं हूं कन्नौज का अधिपति, मैं हूं कन्नौज का महाराजाधिराज, मैं कन्नौज का अधिकारी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। उस बात को कंट्रोल करने के लिए, उस बात को नियंत्रित करने के लिए भारत की तीन शक्तियों में संघर्ष हुआ। उसी को हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो मूल रूप से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, एक कारण तो वो माना जा सकता है। नंबर वन, पहला कारण, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में उत्पन्न हुई, भारत में उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता, पहला बड़ा महत्वपूर्ण कारण। तेजराम स्वागत मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। दूसरा, कन्नौज पर अधिकार करना। अधिकार करना। अब इस समय जो ये कन्नौज था ना, ये भारत की राजनीति का केंद्र था। इस समय यह भारत की राजनीति का केंद्र था। इस समय ये क्या था? याद रखिएगा, भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु था। समझ में आ गई क्या बात?
भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु इस समय क्या हुआ करता था? कन्नौज हुआ करता था। इस पर अधिकार करने का मतलब था कि आपने कहीं न कहीं भारत की महत्वपूर्ण नब्ज जो है उस पर अधिकार कर लिया। अच्छा, कौन कौन सी शक्तियां जो थी वो इसमें भाग लेती हैं? शक्तियां जिन्होंने इसमें भाग लिया, पहला आता है राजस्थान। आप तो राजस्थान और गुजरात की राजस्थान व गुजरात के गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आता है बंगाल के पाल। और तीसरा आता है दक्षिण या दक्कन के राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश। इसकी समयावधि कितनी रही कि भाई ये कब तक चला? कहते हैं सर यह कुल मिलाकर के लगभग लगभग 150 वर्ष जो है यह चला था। ठीक है, 150 वर्ष जो है इसका कार्यकाल रहा। कुछ किताबों में हमें देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों की जो गुर्जर प्रति जो त्रिपक्षीय संघर्ष था यह 100 वर्ष चला। कुछ में देखने को मिलता है सर ये 200 वर्ष चला था। मूल रूप से अगर मोटा मोटी देखें तो लगभग लगभग 140 से लेकर 160 वर्षों तक का इसका समय रहता है। और ये 160 वर्षों तक भारत की राजनीति में बड़ी उछल कूद की स्थिति बनी रही कि आखिरकार कौन है जो कन्नौज का अधिपति बनेगा। और फिर अंतोगतवा जीत होती है महाराजाधिराज महाराज मिहिर भोज की, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के महान प्रतापी वीर योद्धा थे, वीर शासक थे। ठीक है, चले अंतिम विजेता मिहिर भोज के नेतृत्व में गुर्जर प्रतिहार। ये तो एक जनरल परिचय है सर, अगली कहानी तो अब शुरू होगी मेरे प्यारे साथियों। अगली कहानी तो अब शुरू होगी, यहाँ तो लिख लो केवल आप, जब आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं जो है वह घटित हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? जब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार गुर्जर प्रतिहारों के कौन कौन से राजाओं ने किस किस को हराया, पाल जो है उन्होंने किसको हराया और क्यों हारे, खुद जो है वह क्यों डिफीट हुए, राष्ट्रकूटों की ऐसी शक्तियां क्या थी कि वो खुद इतने पराजित हो गए कि उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए अब देखिए साहब, एक भारत का प्यारा सा नक्शा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये जान वतन हमारा हमारा, ये हमारा प्यारा भारत। लीजिए साहब, बन गया भारत, बहुत बढ़िया। तीन शक्तियां जो है वह आपके यहाँ पर आनी चाहिए। यहां पर आती है मेरे दोस्त गुर्जर प्रतिहार, यहां पर आते हैं बंगाल के पाल, और यहां पर आते हैं मेरे दोस्त
और ये कहां पर अधिकार करना चाह रहे थे? ये अधिकार करना चाह रहे थे इस क्षेत्र पर। और ये क्या था? ये भारत का केंद्र बिंदु था जिसका नाम आता है कन्नौज। ये क्या था? कन्नौज था। ये भी चाह रहे थे भाई साहब हम जीत जाएं, ये चाह रहे थे हम जीत जाएं, बंगाल के पाल चाह रहे थे जी हम जीत जाएं। ठीक है, देख लो। अब यहाँ पर हमें कुछ राजा जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुआ तो स्वाभाविक बात है इसके कोई ना कोई राजा रहे होंगे, है ना? कि कौन कौन से शासक हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में जिन्होंने इसमें संघर्ष किया। सबसे पहला एक नाम आता है वत्सराज। पहला राजा वत्सराज, जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजा था, इसने कन्नौज पर अधिकार करने की शुरुआत करी। मूल रूप से 805 से लेकर के 833 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहता है। ठीक है, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जो टाइम पीरियड लिखा रहा हूं यह जरूरी नहीं है कि आपको याद हो ही सही। ठीक है, टाइम पीरियड इसलिए लिखवा रहा हूं कि हाँ आपको एक आइडिया लग सके कि हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश में कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने मूल रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? और उनका एक टाइम पीरियड क्या था। इसके बाद में जो अगला राजा बना उसका नाम आता है नागभट्ट द्वितीय। 833 में राजा बना, सॉरी ये 780 में बना था राजा, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये 780 में राजा बना था। नागभट्ट जो है 805 में राजा बना, 833 ईस्वी तक यह राजा रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद गद्दी पर बैठा रामभद्र। 833 से लेकर 838 ईस्वी तक रामभद्र। 838 नहीं 836 हो गया यहाँ पर। चलिए इसके बाद आपकी गद्दी पर बैठा मिहिर भोज, महान पराक्रमी राजा। यह 836 में गद्दी पर बैठा था और 885 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद में आता है महेंद्र पाल। यह 885 में गद्दी पर बैठा और 910 ईस्वी तक जो है वह शासन करता है। महीपाल 910 से लेकर 945 ईस्वी तक। क्लियर? चले गुर्जर प्रतिहारों में कुछ राजाओं का नाम जो है वह आपको याद रखना चाहिए। वो यहाँ पर जो राजा थे यह कौन थे जिन्होंने भाग लिया था। गुर्जर प्रतिहारों में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला राजा आता है वह आता है धर्मपाल। धर्मपाल जो है 770 में गद्दी पर बैठा था, जो मूल रूप से 810 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। डेट्स कॉल्ड धर्मपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा।
810 से लेकर 850 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद विग्रहपाल गद्दी पर बैठा। यह 850 में गद्दी पर बैठता है और 854 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसके बाद नारायण पाल 854 से लेकर 904 ईस्वी। ठीक है, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायण पाल। ठीक है, चल दक्षिण में राष्ट्रकूट हुए और इनके कुछ शासक जो आपके लिए काफी उपयोगी बनते हैं। जैसे सबसे पहला राजा जो आता है उसका नाम आता है ध्रुव। यह भी 780 में गद्दी पर बैठा था, 793 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो राजा होता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय। ठीक है, गोविंद तृतीय मूल रूप से 793 में गद्दी पर बैठा और 814 ईस्वी तक यह गद्दी पर रहता है। इसके बाद आता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष का जो टाइम पीरियड रहेगा यह थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यह 814 से लेकर के 878 ईस्वी तक गद्दी पर रहा होगा। इसके बाद गद्दी पर बैठा कृष्ण द्वितीय, 878 से लेकर 914 ईस्वी तक, दैट इज कॉल्ड कृष्ण सेकंड। इसके बाद एक नाम आता है जिसे हम इंद्र तृतीय कहते हैं। ठीक है, यह 914 से लेकर 929 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। ठीक है, अर्जुन भाई स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग भाई, अभिनंदन। चलिए लिख लीजिए, ये राजाओं के नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए। लिख लिया कि साहब ये राजा थे जिन्होंने मूल रूप से कन्नौज के अधिकार को लेकर के जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एक बार गुर्जर प्रतिहार के राजा मेरे साथ बोलेंगे सभी प्यारे साथीगण। आते हैं वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल। इनका क्रम भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद बंगाल के पालों में धर्मपाल है, देवपाल है, विग्रहपाल है, नारायणपाल है। दक्षिण के राष्ट्रकूटों की परिचर्चा करते हैं तो ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है और इंद्र तृतीय है। लिख लिया? ठीक है, ऊपर टाइटल डाल लीजिए प्रमुख शक्तियां, प्रमुख शासक। अब साहब पूरा का पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वह कन्नौज को लेकर लड़ा गया था। 5 चरण हुए थे इसके। कितने चरण हुए थे याद रखिएगा जी, त्रिपक्षीय संघर्ष के 5 चरण। संघर्ष के 5 चरण। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है इसके कुल मिलाकर के कितने चरण हुए? 5 चरण होते हैं। प्रथम चरण
महत्वपूर्ण बातें समझिएगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी बनती है। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के 5 चरण। अच्छा, अब मैं जैसे एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगर यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम लेता हूं, जैसे वत्सराज, मैंने नाम ले दिया देवपाल, मैंने नाम ले दिया अमोघ वर्ष, तो मुझे बताओ क्या अब आपके क्लियर हो जाएगा कि वत्सराज जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासक है, देवपाल जो है वो पाल शासक है, अमोघ वर्ष जो है वह राष्ट्रकूट शासक है? अरे हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो मुझे अब यह रिक्वायर्ड नहीं लगती है कि मैं अब आपको जो इनके चरण लिखवा रहा हूं इसमें ऐसा लिखवाऊंगा कि गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज के राजा इंद्रायुध को पराजित किया। अरे बोलो फटाफट, मुझे नहीं लगता कि ये सब इतनी डिटेल में लिखाऊं, है ना। और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने जो है वत्सराज को पराजित किया, नहीं, मैं सीधा लिखाऊंगा वत्सराज, सीधा लिखाऊंगा ध्रुव, सीधा लिखाऊंगा धर्मपाल। तो इसका मतलब अब आपको पता चल जाएगा कि सर जो है यानी कि मैं जो है वह क्या बात करना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए पहला चरण हुआ, पहले चरण की शुरुआत होती है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के द्वारा। वत्सराज, ठीक है, वत्सराज जो है यह कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। वत्सराज ने कन्नौज के प्रशासक या कन्नौज के राजा लिख लो चक्रायुध, एक नाम याद रखना, दैट इज चक्रायुध। ठीक है, वत्सराज आ रहा है ना, चक्रायुध को पराजित किया, को पराजित कर कन्नौज को जीता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में एक बात लिखवाई है कि वत्सराज ने कन्नौज के राजा चक्रायुध को पराजित किया, पराजित करके, सॉरी चक्रायुध नहीं, इंद्रायुध है इस समय राजा, इंद्रायुध, चक्रायुध तो बाद में आएगा, अभी राजा जो है उसका नाम आता है इंद्रायुध। इंद्रायुध है, इंद्रायुध को पराजित किया और पराजित करके कन्नौज को जीत लिया। कितनी गजब की बात है, यानी कि शुरुआत किसने करी मेरे दोस्त, वत्सराज ने करी। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई कि वैसा वत्सराज जो है ये शांति से शासन कर रहा था, लेकिन लगा कि कन्नौज की राजनीतिक स्थिरता ऐसी हो सकती है, हो गई है कि कन्नौज को जीता जा सकता है, तो इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस समय कन्नौज का राजा इंद्रायुध हुआ करता था, इसको पराजित किया। ठीक है भाई साहब, चूंकि वत्सराज बड़ा ताकतवर था तो इसने पाल शासक धर्मपाल जो है यह भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, वत्सराज ने इसे भी पराजित कर दिया। पाल शासक धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। यह वत्सराज से पराजित हुआ, इसे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, राष्ट्रकूट राजा कौन था, ध्रुव, ने पराजित किया। यहां तक लिखिए, मैं मुलाकात कर रहा हूं आपसे।
हाँ भाई। वत्सराज ने कन्नौज के राजा इंद्रयुध को पराजित करके कन्नौज को जीता। पाल शासक धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन यह वत्सराज से पराजित हुआ। क्या बात क्लियर हो गई? कमल भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वत्सराज जो है इसे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया। तो क्या मैं अब यहाँ पर यह कह सकता हूं कि हाँ या ना का जवाब दीजिए कि मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं तीनों शक्तियां आ चुकी है। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज आ गया, धर्मपाल आ गया और फिर राष्ट्रकूट शासक ध्रुव आ गया। तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। अब यहां पर ध्यान रखना कि वत्सराज पराजित हो गया ना, अरे बोलो हाँ या ना। वत्सराज जो है पराजित हो गया तो धर्मपाल के लिए रास्ता खुल गया, तो दूसरा चरण शुरू हुआ। तो मेरे दोस्त इसने कहीं ना कहीं याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, धर्मपाल ने कन्नौज को जीत लिया। इंद्रयुध का छोटा भाई था चक्रायुध, ठीक है, उसको राजा बना दिया। ठीक है, कन्नौज में एक दरबार भी लगाया। ठीक है, तो आइए अब द्वितीय चरण की ओर आपको लेकर के चलते हैं। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसा लिखिए ताकि आपको चीजें सरल लग सके। वत्सराज की पराजय के बाद सेकंड स्टेज धर्मपाल ने कन्नौज को जीता। लिख लो, वत्सराज ने हार गया, धर्मपाल ने कन्नौज को जीत लिया। ठीक है, ठीक है। अब सब धर्मपाल जो है ना, इसका बड़ा हितैषी था इंद्रायुध का छोटा भाई चक्रायुध। क्लियर हो गई क्या? ये बात ध्यान रखना। तो धर्मपाल ने इंद्रायुध के छोटे भाई चक्रायुध को गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल ने इंद्रायुध के छोटे भाई चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनाया। कन्नौज का राजा कौन बन गया? चक्रायुध बन गया। किसने बनाया? धर्मपाल ने बनाया। धर्मपाल ने कन्नौज में दरबार भी लगाया। क्या लगाया सर? कन्नौज में दरबार भी लगाया। यह प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कन्नौज में दरबार लगाने वाला राजा कौन था? धर्मपाल था। अब उधर धर्मपाल जो है भाई साहब बूढ़ा होकर के मर गया, तो इधर गुर्जर प्रतिहार राजवंश में गद्दी पर बैठा कौन? नागभट्ट द्वितीय। सॉरी, अभी मरा नहीं है, अब मरेगा। अभी मरा नहीं है मतलब बुजुर्ग हो गया है, इतनी शक्ति रही नहीं धर्मपाल के पास कि वह मुकाबला कर सके। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर हमला कर दिया। ने कन्नौज पर हमला किया। जैसे ही कन्नौज पर हमला हुआ तो इस समय यहाँ का राजा कौन था जी? चक्रायुध था।
ठीक है, ये चक्रायुद्ध हार गया, चक्रायुद्ध को हराया, चक्रायुद्ध को हराया। चक्रायुद्ध ने संदेश भेज दिया था किसके पास? धर्मपाल के पास में। तो धर्मपाल भी हारा, धर्मपाल को भी हराया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि धर्मपाल के पास में वो ताकत नहीं रही थी कि वह नागभट्ट द्वितीय, जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का राजा था, उसका मुकाबला कर सके। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर हमला किया, चक्रायुद्ध को हरा दिया, धर्मपाल को हरा दिया। अब यहाँ पर जो इंद्रायुद्ध था, याद करिए इंद्रायुद्ध कौन था? इंद्रायुद्ध वह था जिसे वत्सराज ने हराया था। ठीक है, यह इंद्रायुद्ध भागा भागा जाता है नागभट्ट के पास, माई बाप की जय हो, माई बाप की जय हो, मुझे राजा बना दो। इसने क्या किया? इंद्रायुद्ध को कन्नौज का राजा बना दिया। नहीं, इंद्रायुद्ध को पुनः कन्नौज का शासक बनाया। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। दो राजा हार चुके हैं, किससे? नागभट्ट द्वितीय से। किसने हराया था? नागभट्ट द्वितीय ने हराया था। चक्रायुद्ध को, धर्मपाल को, दोनों हार गए। अरे क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बहुत सिंपल सी गणित को समझिए, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेट समझिए। दो राजा हार गए, कौन कौन? धर्मपाल और चक्रायुद्ध। भाई साहब अब ये गए गोविंद तृतीय के पास। ठीक है भाई साहब, गोविंद तृतीय कौन? राष्ट्रकूट राजा, लिखवाया हुआ है, ये रहा गोविंद तृतीय, ये राष्ट्रकूट राजा थे। इनसे मित्रता कर ली, भाई साहब की जय हो, गोविंद तृतीय की जय हो। ये है हाल ही में हारे हुए राजा, नाम है कौन? चक्रायुद्ध, जो कन्नौज के राजा हैं। ये है बंगाल के पाल राजा, जो भी हाल ही में पराजित हुए हैं, नाम है धर्मपाल। हम मित्रता स्थापित कर लेते हैं किसके विरुद्ध? नागभट्ट द्वितीय के खिलाफ। गोविंद तृतीय, भाई साहब तीन दुश्मन एक साथ आ गए, धर्मपाल आ गया, चक्रायुद्ध आ गया, गोविंद तृतीय आ गया। इन तीनों ने मिलकर के नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, पराजित करके मालवा को जीत लिया। तो अब तीसरा चरण जो आपके लिए उपयोगी बनेगा, उसको पढ़िए। तृतीय चरण, दो लोगों के नाम, चक्रायुद्ध प्लस धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से मित्रता कर ली। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट, ये रहा, द्वितीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया, मालवा पर अधिकार कर लिया। एक बात बताओ, ये जो कहानियां मैं बता रहा हूं, ये समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कौन कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? ठीक है भाई साहब, नागभट्ट द्वितीय हार गया। किससे हारा? गोविंद तृतीय से हारा। और उधर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का समय के साथ अंत हो गया, तो गोविंद तृतीय के स्थान पे तो अमोघवर्ष राजा बना। ठीक है, जो दक्षिण की राजनीति में व्यस्त रहा। धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा, इसके लिए उत्तरी मैदान खुला हुआ था। क्यों? क्योंकि गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट के बाद में जो बना था रामभद्र, वह कमजोर राजा था। ठीक है, तो अब जो चौथा चरण आ रहा है
वो भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। याद रखिएगा जी, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण, बहुत अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। चलिए, नागभट्ट सेकंड के बाद रामभद्र गुर्जर प्रतिहार शासक बना। प्रतिहार शासक बना। यह कमजोर शासक था। थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए, गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक बना। यह दक्षिण की राजनीति में व्यस्त रहा। यह दक्षिण की राजनीति में व्यस्त रहा, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले धर्मपाल को गद्दी पर बैठाया था। धर्मपाल के बाद में शासक बनेगा देवपाल, ये रहा, ठीक है। अब इस देवपाल के लिए उत्तर की राजनीति पूरी खुली हुई है, ठीक है। लिखिए, के बाद देवपाल पाल शासक बना। इसके लिए उत्तर की भूमि खुली हुई थी। उत्तर की भूमि, हम ऐसा लिख सकते हैं, उत्तर की भूमि खुली हुई थी, ऐसा कुछ, या उत्तर का मैदान या उत्तर का क्षेत्र खुला हुआ था। उत्तर का मैदान खुला हुआ था। उत्तर का मैदान खुला हुआ था। राजनीतिक स्थिति समझ में आ गई क्या? एक बार मुझे बताइए। चतुर्थ चरण में बिल्कुल क्लियर कट बात है कि नागभट्ट द्वितीय मर गया, उसके बाद रामभद्र गद्दी पर बैठा, कमजोर शासक था। उधर गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष गद्दी पर बैठा, बेहद शक्तिशाली राजा था, लेकिन इसको इतना समय ही नहीं मिला क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति में पूरी तरह से व्यस्त रहा। धर्मपाल के बाद में देवपाल पाल शासक बना, और इस पाल के लिए जो है वह मूल रूप से उत्तर की पूरी भूमि खुली हुई थी, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथियों? देवपाल ने रामभद्र को हराया। देवपाल ने रामभद्र को पराजित किया। होना ही था पराजित, कोई शक्ति थी नहीं रामभद्र के पास में, ये तो ठीक है। पराजित किया, ये तो भाई ठीक है कि यह गद्दी पर बैठ गया था, काम चल जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ये क्या हो गया जी? पराजित हो गया। रामभद्र के बाद, इसके बाद मिहिर भोज शासक, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक बना। गुर्जर प्रतिहार शासक बना, ठीक है। मिहिर भोज जो है ये क्या बना? गुर्जर प्रतिहार शासक बना, ठीक है। क्या बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? अब ये मिहिर भोज जो है देवपाल से संघर्ष करेगा तभी इसका साम्राज्य बच पाएगा। मिहिर भोज सेना लेकर के देवपाल की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है
क्या बात है, यह प्रारंभ में देवपाल से पराजित हो गया। ठीक है, ये बात याद रखना। प्रारंभ में देवपाल से पराजित। मिहिर भोज देवपाल से पराजित हो गया, लेकिन इसके बाद स्थिति जो है इतनी गजब की हुई मेरे दोस्त। क्या स्थिति गजब की होती है कि देवपाल जो है वह मर जाता है। ठीक है, देवपाल की मृत्यु के बाद क्या हुआ, पाल साम्राज्य कमजोर हो गया और पाल साम्राज्य अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए राष्ट्रकूटों के पास गए, भाई साहब हमारी मदद करो जी, हम कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रकूटों से संबंध स्थापित किया। राष्ट्रकूट राजा था जी कृष्ण द्वितीय, उन्होंने पालों के साथ में क्या किया, धोखा दिया और फिर गाना बजा, मार डाला मार डाला। कृष्ण तृतीय नाम के राष्ट्रकूट राजा ने पालों को हराया। ठीक है, देखिए की मृत्यु के बाद पाल कमजोर। अब पालों ने राष्ट्रकूटों से संपर्क स्थापित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट शासक बैठा था ना गद्दी पे, हमने लिखवाया था, आप याद करिए। कृष्ण द्वितीय ये रहा, ध्रुव हो गया, गोविंद हो गया, अमोघ वर्ष हो गया। अरे बोलो हुआ नहीं हुआ। और गद्दी पर कौन बैठा, कृष्ण द्वितीय बैठा, बेहद शक्तिशाली राजा था। कृष्ण द्वितीय ने नेपालों को हराया, नेपालों को हराया। इन लो साहब, पाल हार गए। एक बार मुझे सूचना दीजिए अगर यहां तक चीजें क्लियर हो रही है तो। ठीक है, पाल जो है वह हार गए। अब पाल हारे तो मेरे दोस्त स्वाभाविक बात है कि मिहिर भोज जो है वह मजबूत हुआ। ठीक है, मिहिर भोज ने पाल शासक नारायण पाल, जो देवपाल की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा था, और कृष्ण द्वितीय, इन दोनों को हराया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब मिहिर भोज मजबूत हुआ। ने नारायण पाल व कृष्ण द्वितीय दोनों को हराया वह कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है, लिख लो। लिख लिया। अब वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का यहीं पर अंत हो गया।
सॉरी, त्रिपक्षीय संघर्ष का यहीं पर समापन हो गया। लेकिन मिहिर भोज के बाद में क्या हुआ, दो व्यक्ति गद्दी पर बैठे। एक का नाम तो आता है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों महेंद्रपाल, और एक का नाम आता है महीपाल। देखो ठीक है, उधर नारायण पाल हो ही चुका है, कोई मतलब नहीं है। अमोक वर्ष के बाद कृष्ण द्वितीय और फिर इंद्र तृतीय। अब क्या हुआ, पांचवा और अंतिम चरण जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, दिल थाम करके बैठिएगा। मूल रूप से पांचवा और अंतिम चरण जो था, इसमें महेंद्रपाल और महीपाल दो गुर्जर प्रतिहार राजा हैं। इनके समय राष्ट्रकूट राजा मेरे प्यारे साथियों इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला किया। ठीक है, कन्नौज पर हमला किया और इसे लूट लिया। महीपाल कन्नौज छोड़ करके भाग गया, परंतु महीपाल ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, लिखिए पांचवा और अंतिम चरण। वह महीपाल के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला कर इसे लूट लिया। ठीक है, इसे लूट लिया। महीपाल कन्नौज छोड़कर भागा। महीपाल कन्नौज छोड़कर भाग गए। ने पुनः कन्नौज जीता। कन्नौज जीता, लिख लो। भाग गया भाई साहब, इंद्र तृतीय जैसे ही कन्नौज छोड़ करके गया तो इसने वापस कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज जीता शब्द नहीं सही होगा। ठीक है, कन्नौज पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। लिख लो यहां तक। पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बहुत सारी बातें मैंने बता दी आप लोगों को। ठीक है, और इसी के साथ हमारे त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत हुआ। लेकिन अभी त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका निष्कर्ष क्या निकला वो भी तो हमें पता होना चाहिए। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ द ट्राइलेटरल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके निष्कर्ष को लेकर के। इसका निष्कर्ष जो है वह क्या निकला। ठीक है सर, पहली बात तो पूरे त्रिपक्षीय संघर्ष में कोई सार्थक परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्या बात की हो गई? अब आप कहोगे सर क्यों नहीं मिला?
क्योंकि लंबे संघर्ष ने तीनों शक्तियों को हर तरह से नष्ट किया और उनका पतन जो है वह अवश्यंभावी बना दिया। एक ही शक्ति अगर नियंत्रण करती तो शायद भारत की राजनीतिक परिस्थिति कुछ और होती। मान लीजिए कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार ही शासन करते तो फिर ऐसा हो जाता कि भारत की केंद्रीय शक्ति जो है उस पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन है। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि बाहरी जो आक्रमणकारी हैं उनका इतना हिम्मत नहीं होगी कि वह आकर के वापस कन्नौज को जीत करके भारत की केंद्रीय सत्ता को नष्ट कर सके। बाद में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का पतन होता है और इसके अवशेषों पर ही जो है वह एक तरह से 10वीं-11वीं शताब्दी में कई सारे राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। तो दो तीन बातें जो यहाँ पर लिखनी चाहिए। इस संघर्ष का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। क्योंकि नहीं निकला क्योंकि लंबे संघर्ष ने तीनों शक्तियों का पतन अवश्यंभावी बना दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अवश्य बना दिया। एक बात याद रखना, दो पक्ष लड़ाई कर रहे हैं ना, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यह तय है कि उन दोनों पक्षों की लड़ाई में दोनों पक्षों को ही हानि होगी। भले ही एक पक्ष अपनी जीत को लेकर के बड़ा खुश हो रहा हो कि हाँ मैं जीत गया हूं, लेकिन यकीनन मानिएगा कि नुकसान जो है वह बड़ा भारी होगा। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जो इस संघर्ष में लगभग 150 सालों तक संघर्ष कर रहा था, अंततः जीता भी सही, बड़ी बहुत अच्छी बात है यह। लेकिन इसी साम्राज्य के अवशेषों पर 10वीं-11वीं शताब्दी में कई सारे राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। अंततः गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों पर ही दसवीं 11वीं शताब्दी में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत की राजनीति की नई दिशा और दशा तय की, जिन्होंने भारतीय राजनीति की, भारतीय राजनीति की नई दशा, नई नई दिशा, नई दिशा व दशा तय की। यही बाद में हम हमारे सिलेबस में एक टॉपिक आता है पूर्व मध्य काल, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आता है पूर्व मध्य काल, काफी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा एक तरह से अद्भुत टॉपिक होता है, अध्याय होता है, उसकी परिचर्चा हम वहां पर करते। अब एक बार जो मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष आपको अब तक बताया है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हो सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में आपकी क्लियर नहीं हो पाई हो, समझिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या मामला बनता है थोड़ा सा समझिए। विशेष तौर पर त्रिपक्षीय संघर्ष में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। कल आपका अवकाश रहेगा, मैं अभी बता देता हूँ। कल आपका कंप्लीट अवकाश रहेगा, शाम को 5 बजे क्लास रहेगी आज, लेकिन कल अवकाश रहेगा, ठीक है ना। चलिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, दूसरा, कन्नौज पर अधिकार करना इस समय भारत की राजनीति का केंद्र था। शक्तियां राजस्थान और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल, दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट राजवंश। समयावधि लगभग लगभग 150 सालों तक यह चलता है। अंतिम विजेता मिहिर भोज के नेतृत्व में गुर्जर प्रतिहार। कुछ राजा हुए, कन्नौज पर अधिकार करना था इन्हें, जैसे गुर्जर प्रतिहारों के वसराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल। क्रम याद रखना। बंगाल के पालों में बात करते हैं तो धर्मपाल है, देवपाल है, विग्रहपाल है, नारायणपाल है। दक्षिण के राष्ट्रकूटों की बात करते हैं तो ध्रुव है, गोविंद तृतीय है, अमोघ वर्ष है, कृष्ण द्वितीय है और मेरे दोस्त इंद्र तृतीय भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गई। चलिए, अब थोड़ा सा और पढ़िए आगे। तो एक 5 चरण हुए हैं कुल मिलाकर के। पहला चरण ये हुआ, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज के राजा इंद्रयुद्ध को पराजित किया और पराजित करके कन्नौज को जीत लिया। पाल शासक धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह भी वत्सराज से पराजित हुआ। इसे राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया। वत्सराज की पराजय के बाद द्वितीय चरण हुआ, धर्मपाल ने कन्नौज को जीता। ठीक है, धर्मपाल ने इंद्रायुद्ध के छोटे भाई चक्रायुद्ध को कन्नौज का राजा बनाया। धर्मपाल ने कन्नौज में दरबार भी लगाया था। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर हमला किया, चक्रायुद्ध को हराया, धर्मपाल को भी हराया। नागभट्ट द्वितीय ने इंद्रायुद्ध को पुनः कन्नौज का राजा बनाया। तृतीय चरण, चक्रायुद्ध, धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से मित्रता कर ली। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया। चतुर्थ चरण, नागभट्ट द्वितीय के बाद में रामभद्र गुर्जर प्रतिहार राजा बना। यह कमजोर राजा था। गोविंद तृतीय के बाद में अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक बना। यह दक्षिण की राजनीति में थोड़ा व्यस्त ज्यादा रहा। धर्मपाल के बाद में देवपाल गद्दी पर बैठा। इसके लिए उत्तर का मैदान पूरी तरह खुला हुआ था। देवपाल ने रामभद्र को पराजित किया। इसके बाद मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार राजा बना। यह प्रारंभ में देवपाल से पराजित हो जाता है। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल कमजोर हुए। पालों ने राष्ट्रकूटों से संपर्क स्थापित किया, लेकिन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पालों को हरा दिया। अब मिहिर भोज मजबूत हुआ। मिहिर भोज ने नारायण पाल और कृष्ण द्वितीय दोनों को हराया, कन्नौज को राजधानी बनाया। पांचवा और अंतिम चरण, महेंद्रपाल और महिपाल के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर हमला करके इसे लूट लिया। महिपाल कन्नौज छोड़ करके भाग गया। इसने पुनः कन्नौज पर अधिकार किया। ठीक है, कब किया? इंद्र तृतीय के जाने के बाद। चलिए, निष्कर्ष, कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, क्योंकि लंबे संघर्ष ने तीनों शक्तियों का पतन जो है अवश्यंभावी बना दिया। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के अवशेषों पर ही 10वीं 11वीं शताब्दी में अनेक राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय राजनीति की नई दिशा और दशा जो है वह तय की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे परसों के दिन सुबह 8:30 बजे। जो शाम को 5 बजे क्लास चल रही है वह आज रहेगी, लेकिन कल नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।